लेकिन चलिए आगे बढ़ते हैं और अब रुक करते हैं कुछ सेफ इन्वेस्टमेंट विकल्प की ओर। जी हाँ, जब भी आप सेफ इन्वेस्टमेंट सुनते होंगे तो मेरे ख्याल से आपके जहन में फिक्स डिपॉजिट सबसे पहला निवेश का विकल्प आता होगा। लेकिन फिक्स मैच्योरिटी प्लान एफएमपी के बारे में आपका क्या कहना है? नहीं जानते आप ये क्या है? आपको बताएंगे और ये समझाने के लिए हमारे साथ दो खास मेहमान भी जुड़ गए हैं। वाइस इन्वेस्ट एडवाइजर के सीईओ हेमंत रुस्तेगी और मनी स्कूल के फाउंडर अर्नब पांडे। आप दोनों का स्वागत है हमारी इस पेशकश में। अर्नब जी, फंड हाउसेस के बीच अब होड़ लगी हुई है फिक्स मैच्योरिटी प्लान्स को लॉन्च करने के लिए। जिस तरह से हम 10 इयर्स यील्ड में इसको बढ़ता हुआ देख रहे हैं, वाकई में फंड हाउसेस को ये बहुत अच्छा मौका लग रहा है जहां पर वो इस तरह की एफएमपी प्लान्स लॉन्च कर सकते हैं, निवेशकों का पैसा लॉक इन करा सकते हैं जहां पर उनको मुमकिन है फिक्स डिपॉजिट से बेहतर ब्याज मिले। लेकिन एफएमपी की बुनियादी बातें क्या है, हमें शुरुआत इस चर्चा से करनी है और इसकी तुलना हम सबसे पहले करना चाहते हैं फिक्स डिपॉजिट से। तो हमें बताएं कि फिक्स मैच्योरिटी प्लान क्या उतना ही आसान है जितना इसका नाम है? अगर आप देखें तो जो हम नॉर्मली एसोसिएट करते हैं फिक्स डिपॉजिट से कि आप जाके पैसा रखिए और फिर ऑन अ सर्टेन डेट वो मेच्योर होता है और आपको पैसा और इंटरेस्ट साथ में मिलता है। ये बहुत सिंपल ऑपरेशन है, इसीलिए लोगों ने सालों से इसे पसंद किया है। अब जो फिक्स मेच्योरिटी प्लान होता है म्यूचुअल फंड का, वो भी एक इसी तरह का होता है, यानी कि ये फिक्स मेच्योरिटी प्लान का एक एंड डेट होता है और उस दिन पर ये पूरी स्कीम सिमट जाएगी और फंड मैनेजर अपने सभी एसेट्स बेचकर जो एनएवी होगी उस पे निवेशकों को अपना पैसा वापस कर देंगे। तो इसका जो एफएमपी का जो बेस है वो ये है कि जितने ड्यूरेशन की एफएमपी है, मान लीजिए कि एक एफएमपी 3 साल की है, तो उसमें फंड मैनेजर वैसे ही इंस्ट्रूमेंट शामिल करेगा जो 3 साल पे मेच्योर हो। क्योंकि ऐसा होता है तो बीच में जो हम कहते हैं इंटरेस्ट रेट रिस्क, बीच में इंटरेस्ट रेट में उतार चढ़ाव का इस पे कोई असर नहीं होता, क्योंकि फंड मैनेजर इसमें जो इंस्ट्रूमेंट है वो मेच्योरिटी तक होल्ड करेंगे और होल्ड करने से इस पे क्या होता है कि जिस समय पर आपने निवेश किया हुआ है और फंड मैनेजर ने इंस्ट्रूमेंट में निवेश किया है, उस समय पे जो यील्ड टू मेच्योरिटी है, यानी कि जो रिटर्न आएगा इफ द इंस्ट्रूमेंट मेच्योरिटी तक रखा जाए तो वो आपको हासिल होगा। तो इन अ वे जो फिक्स मेच्योरिटी प्लान है वो कई समय यानी कि कई ड्यूरेशन के हो सकते हैं, 3 महीने के, 1 महीने के, 3 साल के। तो वो ये करता है कि निवेशक को एक इंटरेस्ट रेट रिस्क से मुक्त करता है और ऑन अ स्पेसिफाइड डेट उनके पैसे अलॉन्ग विद द अर्निंग्स वापस देता है। ऑलराइट, थोड़ा सा इसके प्रदर्शन पर मैं बात करना चाहती हूँ हेमंत जी, क्योंकि हम ओवरनाइट फंड्स की बात करें, लिक्विड फंड्स की बात करें, अल्ट्रा शॉर्ट टर्म फंड्स की बात करें, मनी मार्केट फंड्स की बात करें, इनकी तुलना में अगर हम देखें तो फिक्स मैच्योरिटी प्लान ने न सिर्फ पिछले 3 महीने में बल्कि अगर हम पूरे 1 साल का अंतराल देखें, दरमियान देखें, तो यहाँ इनसे बेहतर रिटर्न मिलते हुए दिखाई दिए हैं। पिछले 1 साल में जिस तरह से रिटर्न की हमें प्राप्ति ज्यादा होती हुई दिखाई दे रही है, क्या आने वाले वक्त में भी हमें बेहतर दिखाई देंगे रिटर्न्स मिलते हुए? और जिन विकल्पों से मैंने इसकी तुलना की है वहां पर क्यों कम रिटर्न्स मिले हैं, इसकी भी जरा समझाइश दे दीजिएगा। तो देखिए, जिन हम फंड्स को कंपैरिजन कर रहे हैं, बेसिकली अगर हम बात करें कि ओवरनाइट फंड्स या लिक्विड फंड्स या शॉर्ट ड्यूरेशन फंड, बेसिकली यहाँ पे अगर आप देखें तो जो एवरेज ड्यूरेशन है पोर्टफोलियो का, पहली बात तो वो बहुत शॉर्ट रहता है डिपेंडिंग ऑन आप किस तरह के फंड में इन्वेस्ट करते हो। दूसरी बात, अगर उसके सामने अगर हम एफएमपीज को देखें, जैसे अर्नब ने बात की अभी कि फिक्स मैच्योरिटी प्लान में क्या है, अभी हमने देखा है कि जो 10 ईयर जीसेक यील्ड है वो करीब करीब 7.40 पे है। तो बेसिकली एफएमपी में क्या होता है कि आप मान लीजिए अगर 2 या 3 साल की एफएमपी है, उससे लॉन्गर ड्यूरेशन की एफएमपी है, तो आप उन इंस्ट्रूमेंट में इन्वेस्ट कर रहे हैं और का ड्यूरेशन लंबा है, तो जाहिर सी बात है कि उस रिटर्न को हम डेफिनेटली यहाँ पे कंपेयर नहीं कर सकते। अगर हम एफएमपी की बात करें, जैसे मैंने कहा कि आपके पास क्योंकि जीसेक यील्ड ऊपर है, फंड मैनेजर के पास एक अच्छा मौका है कि अच्छी यील्ड में वो जो इन्वेस्टमेंट है उसको लॉक कर सके। देखिए, एफएमपीज जनरली जो है जब भी इंटरेस्ट रेट ऊपर जाते हैं
तभी वो एक अच्छा इंस्ट्रूमेंट होता है। जब इंटरेस्ट रेट नीचे होते हैं तो देखेंगे कि पहली बात तो एफएमपीज बिल्कुल अट्रैक्टिव नहीं होती, फंड हाउसेज इनफैक्ट एफएमपीज को लॉन्च भी नहीं करते। तो अब जैसे हमने देखा है कि ऑलरेडी 90 बेसिस पॉइंट का हाइक आरबीआई ने ऑलरेडी अनाउंस किया और उम्मीद है कि आगे आने वाले क्वार्टर्स में और भी बढ़ेगा। तो अगर मान लीजिए यहां से भी अगर यील्ड ऊपर जाता है, जीसेक यील्ड ऊपर जाता है, तो फंड मैनेजर के पास मौका होगा कि वो स्लाइटली लॉन्गर ड्यूरेशन के पोर्टफोलियो बनाए। और क्योंकि आपकी मैच्योरिटी जो है वो फिक्स है और उसमें आप कोई भी कोई इंस्ट्रूमेंट आप खरीदते या बेचते नहीं है, तो ओनली थिंग इज इन्वेस्टर पॉइंट ऑफ व्यू से आपका पैसा उतने समय लॉक इन होता है, लेकिन आप जिस ईल्ड पे आते हैं उस ईल्ड पे आपकी इन्वेस्टमेंट लॉक होती है। उसमें से आप अगर एक्सपेंसेस निकाल दें तो आपको एक स्टेबल रिटर्न जैसा मिलना चाहिए किसी इंस्ट्रूमेंट में, वो मिलता है। और अगर हम इसको अगर आप फिक्स डिपॉजिट के सामने अगर इस मुकाबले में देखें तो जाहिर सी बात है कि जो इंडेक्सेशन का जो बेनिफिट है आपको और प्लस जो पोटेंशियल है रिटर्न का, तो वो जो फिक्स डिपॉजिट है उससे बेटर रिटर्न आपको दे सकता है। तो उन इन्वेस्टर्स के लिए जो पैसा कुछ समय के लिए लॉक कर सकते हैं, कुछ सालों के लिए लॉक कर सकते हैं, उनके लिए डेफिनेटली एफएमपीज एक अच्छी ऑप्शन है, स्पेशली इस सिनेरियो में जब यील्ड जो है इतने इस लेवल पे है। जी, अगर विस्तार से इसका कंपैरिजन हम फिक्स डिपॉजिट से करना चाहते हैं और जो रिटर्न मिलता है एफएमपी में किस किस आधार पर हमें रिटर्न मिलता है? अलग अलग अवधि के लिए ये लॉन्च होती हैं, आपका पैसा लॉक इन हो जाता है उतनी अवधि के लिए, लेकिन क्या जिस तरह से हम फिक्स डिपॉजिट में रिटर्न मिलता हुआ देखते हैं कमोबेश, क्या उसी लाइन पे हमें एफएमपी में भी रिटर्न मिलता है? अगर आप देखें तो जब आप एफएमपी में निवेश करते हो तो आपको दो चीजें देखनी है। पहला तो ये है कि मेच्योरिटी क्या है, क्योंकि मान लीजिए कि 3 साल का मेच्योरिटी वाला एक एफएमपी का रिटर्न 6 महीने के एफएमपी से अलग होगा। दूसरी बात ये है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कि एफएमपी कब आता है और आप कब निवेश करते हो, वो समय बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि मान लीजिए कि आपने 2 साल पहले अगर कोई एफएमपी आई थी, उसमें अगर आपने पैसे डाले थे तो आपका जो रिटर्न है या यील्ड है वो ऑब्वियसली कम होगा एज कंपेयर टू नाउ, क्योंकि यील्ड्स बढ़ गए हैं। तो आज की तारीख में या आगे जाते हुए अगर इस बढ़े हुए यील्ड पर अगर आप लॉक इन कर देते हैं तो उसमें आपका रिटर्न ज्यादा होगा। और बहुत इंपॉर्टेंट चीज ये है कि आप कितने समय के लिए लॉक इन करते हो, क्योंकि देखिए जो डेट म्यूचुअल फंड का टैक्सेशन है उसमें 3 साल के लिए जब इन्वेस्टमेंट लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन कहलाता है, तब जो इंडेक्सेशन का बेनिफिट मिलता है वो आपके पूरे रिटर्न का एक बहुत बड़ा हिस्सा टैक्स फ्री कर देता है। तो थोड़ी लंबे समय के लिए अगर आपका आउटलुक है और आप इस प्रकार से पैसा रोक सकते हैं विदाउट लिक्विडिटी प्रॉब्लम्स, तब एक बढ़ते हुए या हाई इंटरेस्ट रेट एनवायरनमेंट में आपको दिखेगा कि जो एफएमपी का यील्ड है वो फिक्स डिपॉजिट्स ऑफ सिमिलर मेच्योरिटी से काफी ज्यादा होगा। और आज की तारीख में हमने क्या देखा है कि ऑलरेडी मार्केट में जब आरबीआई ने 90 बेसिस पॉइंट से ब्याज दरें बढ़ा दी है, तो अगर आप देखेंगे बैंक्स की फिक्स डिपॉजिट्स की ब्याज की दरें वो बढ़ी है, लेकिन इतनी टू द फुल एक्सटेंट बढ़ी नहीं। बिल्कुल, लेकिन आप थोड़ा सा रिस्क फैक्टर पर हम फोकस करना चाहते हैं हेमंत जी, और ये शायद इस चर्चा का आखिरी सवाल भी होगा। किस तरह से आपको चुनना चाहिए एफएमपी को और किस तरह से उन डेट पेपर्स पे आपको भरोसा दिखाना चाहिए जिसमें आप पैसे लगाने जा रहे हैं? देखिए, किसी भी इन्वेस्टमेंट की तरह यहाँ पे भी आपको दोनों रिस्क और रिवॉर्ड दोनों देखना होगा। जैसे हमने बात की कि बाय नेचर जो है फिक्स मैच्योरिटी प्लान जो है वो क्लोज एंडेड फंड है, तो जो इंटरेस्ट रेट वॉलेटिलिटी है उसका आपको सामना नहीं करना पड़ता है। लेकिन कहीं ना कहीं आपको ये देखना होगा कि किस तरह के पेपर में, किस तरह के इंस्ट्रूमेंट में, किस रेटेड इंस्ट्रूमेंट में इन्वेस्टमेंट जो है फंड मैनेजर करने वाले हैं, जिसकी आपको इंफॉर्मेशन दी जाती है। तो अगर आप ऑब्वियसली चाहते हैं कि आपका पैसा सेफ रहे, और तो आपको ये देखना होगा कि जो इंस्ट्रूमेंट है, इनफैक्ट मैं आपको याद होगा कि कुछ साल पहले कुछ इशू हुए थे एफएमपीज में, कुछ ऐसे एफएमपीज थे जहां पे शायद पेपर क्वालिटी इतना अच्छा नहीं था। उसके बाद से आई थिंक मुझे लगता है फंड मैनेजर्स काफी अलर्ट हैं अभी। तो मेजोरिटी ऑफ जो एफएमपीज आपको मिलेंगी वहां पे मुझे लगता है काफी अच्छे रेटेड पेपर्स मिलेंगे। बट फिर भी एज एन इन्वेस्टर
अगर आप उनको उस पर ध्यान रखें तो मुझे लगता है वो बिल्कुल सही रहेगा, क्योंकि कहीं ना कहीं अगर आप रेटिंग अगर इंस्ट्रूमेंट्स के नीचे है तो थोड़ा सा आपको कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज करना पड़ सकता है। तो जो आप नहीं करना चाहेंगे इस माहौल में, तो देखिए किस तरह के इंस्ट्रूमेंट्स हैं, क्या उनकी रेटिंग होगी और किस तरह की यील्ड आपको मिलेगी, तो दोनों फैक्टर पे आपको ध्यान रखना है। इनफैक्ट कविता, मैं क्विकली यहाँ पे एक और चीज कहना चाहूंगा कि जो टारगेटेड मैच्योरिटी फंड्स हैं जो बेसिकली एफएमपीज के जैसे हैं बट वो ओपन एंडेड है बाय नेचर, वो भी इस समय पे एक अच्छी ऑप्शन है इन्वेस्टर्स के लिए। तो वहां पे भी क्या होता है, वो पैसिव फंड्स हैं एक्चुअली, तो उसमें इंडाइसेस को ट्रैक किया जाता है और इंस्ट्रूमेंट काफी अच्छे हैं उसमें। इनफैक्ट गवर्नमेंट सिक्योरिटीज हैं, पब्लिक सेक्टर बॉन्ड्स हैं, तो वो भी एक ऑप्शन देखी जा सकती है। जो जहां पे इशू होता है एफएमपी के अंदर लिक्विडिटी का, वो उनमें नहीं होता क्योंकि बाय नेचर वो जो है ओपन एंडेड होती है। तो आई थिंक एक वो भी ऑप्शन है इस समय पे जो इन्वेस्टर्स देख सकते हैं, स्पेशली अगर आप पैसा लॉक इन करना चाहें। ऑलराइट, तो फिक्स इनकम में कहाँ पर है पैसे कमाने के मौके, हमने आपको बताया, जिसमें से आज बात हुई है एफएमपी पर। रुकेंगे एक ब्रेक के लिए, ब्रेक के उस बाद दर्शकों की फाइनेंशियल प्लानिंग शुरू करेंगे। आपको बताएंगे कि निप्पॉन इंडिया म्यूचुअल फंड ने क्यों अपने अंतर्राष्ट्रीय स्कीम्स में अब निवेश को रोक दिया है, और साथ ही कैनेडा रेबेको ने राष्ट्रीय सुरक्षा को लेकर क्या निर्णय लिया है। ये सब कुछ होगा इस छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक, आप देख रहे हैं मनी बनो अपना फाइनेंस मिनिस्टर। मैं हूं आपके साथ कविता थपलियाल। अर्नब पंड्या, हेमंत उस्तुकी हमारे मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जो अब कराएंगे आपकी फाइनेंशियल प्लानिंग। मानस दास हमारे पहले दर्शक हमारे साथ जुड़ गए हैं, जो कि हेमंत जी से सवाल पूछेंगे। मानस जी नमस्कार, बताएं सर क्या हालचाल, कहाँ से बोल रहे हैं? नमस्कार मैडम जी मैडम, मैं उड़ीसा से बोल रहा हूँ। ओके। एक्चुअली मैडम, मैं अपना पोर्टफोलियो आपको भेजा था। करंटली मेरा 38 इयर्स में हूँ और टर्म इंश्योरेंस भी है, हेल्थ इंश्योरेंस भी दिया हुआ है, इमरजेंसी फंड भी है। मैं आपको भेजा हूँ। म्यूचुअल फंड में मैडम मेरा 66,000 का पर मंथ SIP है, जो 5 स्कीम में करंटली चल रहा है। सो करंट कॉर्पस म्यूचुअल फंड में मैडम 50 लाख प्लस है, और डेप्थ में PPF एंड सुकन्या समृद्धि में अलॉन्ग विथ NPS भी है। सो ऑलमोस्ट 27,000 का वो इन्वेस्टमेंट है। और गोल्स भी मैडम मैं भेजा था। गर्ल के एजुकेशन के लिए 80 लाख वो बाय 2032 में चाहिए। गर्ल्स मैरिज के लिए 80 लाख रुपए का प्लानिंग है, वो तो 2037 के लिए चाहिए। और एक नया घर चाहिए जो 80 लाख का प्लान कर रहा हूँ बाय 2025। एंड कार का एक प्लानिंग है 2025 का। तो रेस्ट आपको भेजा हुआ है मैडम। जस्ट जी बिल्कुल, 2025 में आपने घर खरीदना है 80 लाख में, गाड़ी भी खरीदनी है 2025 में 20 लाख की गाड़ी आपको चाहिए। 2028 से फैमिली ट्रिप के लिए सालाना आपको 3 लाख रुपए चाहिए। रिटायरमेंट भी आपने आंक रखा है 2037 तक आपको 3 करोड़ का यहाँ पर लक्ष्य बनाना है अपने रिटायरमेंट के लिए। देखिए जिस तरह से आप अपने लक्ष्यों को लेकर चल रहे हैं, आपने उनको आंका हुआ है, बहुत अच्छा लगा। 2014 से आपने अपनी इन्वेस्टमेंट जर्नी की शुरुआत की है, लेकिन क्या आपका जो निवेश है वो आपके तमाम लक्ष्यों के लिए पर्याप्त होगा? क्योंकि यहाँ पर कुछ लक्ष्य ऐसे हैं जो एक ही साल में आ रहे हैं, जैसे कि घर हो गया और गाड़ी हो गई। रिटायरमेंट आपका और आपकी बेटी की शादी मेरे ख्याल से एक ही साल में यहाँ पर प्लान है। तो हेमंत जी थोड़ी सी क्रिटिकल होगी इनकी प्लानिंग, बताएं कैसे इनको शुरुआत करनी चाहिए? कविता, आई थिंक अगर हम इनकी बात करूं यहाँ पे, तो आई थिंक दो बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं। एक तो इन्होंने जिस तरीके से अपने गोल्स को डिफाइन किया, टाइम होराइजन दिया, जो बिल्कुल सही तरीका है किसी के लिए भी अपने इन्वेस्टमेंट प्रोसेस को शुरुआत करने का। और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज होती है, जितना जल्दी आप शुरुआत करेंगे उतना आपको पावर ऑफ कंपाउंडिंग का फायदा होता है। तो इनकी जो SIP की इन्वेस्टमेंट है 66,000 की, इन्होंने 2014 में स्टार्ट की थी, तो करीब करीब 8 साल इनको हो चुके हैं और उन्होंने अच्छा खासा एक कॉर्पस बनाया। और जिस तरीके से पोर्टफोलियो में डाइवर्सिफिकेशन होना चाहिए इक्विटी का और डेट का, जैसे उन्होंने कहा कि ये पब्लिक प्रोविडेंट फंड में, सुकन्या समृद्धि में और NPS में पैसा डाल रहे हैं, तो आई थिंक एक सही कॉम्बिनेशन जो रिस्क और रिवॉर्ड का होना चाहिए इन्होंने बिल्कुल बनाया है। तो आई थिंक जहां तक प्रोसेस का सवाल है, प्लस रिस्क मैनेजमेंट पे भी पूरा ध्यान दिया है, हेल्थ इंश्योरेंस है, लाइफ इंश्योरेंस है, तो आई थिंक शुरुआत काफी अच्छी है और अभी तक जो उन्होंने किया है वो काफी अच्छा है। तो अभी देखते हैं इनके गोल्स के लिए। इन्होंने कहा पहला इनका गोल जो है वो डॉटर की एजुकेशन है,
क्योंकि यहाँ पे SIP जो है 2014 से शुरू हो चुकी थी, तो मैंने कोशिश की है कि इनके जो टोटल जो SIP की इन्वेस्टमेंट है 66,000 की, उसको किस तरीके से ये एलोकेट करें ताकि उनको मॉनिटरिंग करने का भी फायदा होगा और ये पता चलेगा कि वाकई में ये गोल अचीवेबल है कि नहीं। तो अगर मैं वो देखूं डॉटर की एजुकेशन के लिए, तो करीब 10,000 की SIP अगर मैं इस गोल के लिए एलोकेट करूं तो इनका जो 80 लाख का टारगेट है वो पूरा होता है। दूसरा इनका गोल है डॉटर की मैरिज के लिए, वहां पे भी टारगेट वही है लेकिन समय लंबा है, तो करीब 6,000 की जो SIP है वहां पे एलोकेट करें। तीसरा उन्होंने कहा इनको घर लेना है और उन्होंने ऐसा भी कहा है कि शायद वो लोन लेने के लिए तैयार है, बट अगर हम इनकी जो टोटल इन्वेस्टमेंट से 28,000 रुपीज अगर हम एलोकेट करें इनके घर के लिए, तो जो इनका टारगेट है 80 लाख का वो भी वो पूरा कर पाएंगे यहाँ पे। और कार के लिए जैसा इन्होंने कहा 20 लाख की इनको जरूरत है, वहां पे भी समय है इनके पास। 7,000 की अगर हम SIP एलोकेट करें तो बिल्कुल सही होगा। और इन्होंने एक और कहा है कि इनकी फैमिली के लिए वेकेशन के लिए वो 2028 से जाना चाहेंगे हर साल। ये इनके जो दो गोल हैं इंपॉर्टेंट, जैसे हमने अभी बात की थी घर का और गाड़ी का, वो पूरे हो जाएंगे 2025 में। उसके बाद इनके पास इतना पैसा होगा कि वो उस पर्टिकुलर गोल के लिए इन्वेस्टमेंट कर सकें। और इनका आखिरी जो गोल है वो है उनकी रिटायरमेंट प्लानिंग, जिसमें उन्होंने कहा उनको 3 करोड़ का कॉर्पस चाहिए। उसमें से जो बाकी 15,000 बचते हैं वो अगर हम यहाँ पे एलोकेट करें तो उनका कॉर्पस बनेगा करीब 2 करोड़ 30 लाख रुपए। अब हम उनकी बाकी जो इन्वेस्टमेंट है उस पर आते हैं। सुकन्या समृद्धि अगर चाहे तो डॉटर एजुकेशन के लिए रख सकते हैं, हालांकि उनका टारगेट पूरा होता है, लेकिन क्या है एजुकेशन के लिए थोड़ा ज्यादा पैसा लगेगा तो उसको इस्तेमाल कीजिए। बाकी जो इनकी इन्वेस्टमेंट है PPF में, अगर ये कंटिन्यू करेंगे तो करीब 63 लाख का कॉर्पस बनेगा। और NPS अगर कंटिन्यू करेंगे अपने रिटायरमेंट तक तो करीब करीब 48 लाख का इनका कॉर्पस बनेगा। तो जैसा आप देख सकते हैं कि इनके जो भी टारगेट हैं, प्रोवाइडेड ये अपनी इन्वेस्टमेंट प्रोसेस को कंटिन्यू करते रहे, जो इनका डिफाइंड टाइम होराइजन है, ये अपने सारे के सारे गोल्स को पूरा कर पाएंगे। और एक ही मेरी सलाह उनको ये रहेगी, इनके पास अभी भी काफी समय है। 2025 में इनकी 2 इंपॉर्टेंट SIP बंद होंगी, तो उसको आप कंटिन्यू कीजिए, हो सके तो बढ़ाइए, क्योंकि 3 करोड़ का शायद जितना आपको लग रहा है रिटायरमेंट के लिए, शायद उससे ज्यादा भी आपको जरूरत पड़े। तो एक जो अच्छी चीज आपने शुरुआत की है अपने इन्वेस्टमेंट प्रोसेस की, उसको कंटिन्यू कीजिए, उसको बंद मत कीजिए। जहां तक इनके फंड्स का सवाल है, जो भी फंड्स हैं इनके पास काफी अच्छे हैं, सही एलोकेशन जो डिफरेंट मार्केट सेगमेंट में होना चाहिए वो भी इनके पास है। तो फंड को कंटिन्यू कीजिए और जैसा मैंने कहा मॉनिटरिंग करते रहिए, कोई कारण नहीं है कि अपने गोल्स को आप पूरा ना कर पाए। मानस जी, कोई सवाल पूछना चाहते हैं आप हेमंत जी से? नहीं मैडम, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। थैंक यू सो मच एंड ऑल द बेस्ट आपके इन्वेस्टमेंट जर्नी के लिए। आगे बढ़ेंगे और अब एक अहम मुद्दा, अगर आपने निपॉन इंडिया म्यूचुअल फंड के किसी ऐसे फंड में पैसे लगाए हैं और जिसमें कि निपॉन इंडिया US इक्विटी अपॉर्चुनिटी फंड शामिल है, निपॉन इंडिया जापान इक्विटी फंड, निपॉन इंडिया ताइवान इक्विटी फंड और निपॉन इंडिया मल्टी एसेट फंड, निपॉन इंडिया ETF, हैंग सेंग पीस, अगर इन तमाम फंड्स में आपने अपने पैसे डाले थे और बाद में आपका निवेश रुक गया और फिर वापस शुरू हो गया और वापस रुक गया, और अगर आप कंफ्यूज हैं कि ऐसा क्यों हुआ है, तो आज हम आपको इस पेशकश में बताएंगे कि कैसे निपॉन इंडिया म्यूचुअल फंड ने अपनी इन तमाम इंटरनेशनल स्कीम्स में निवेश को फिलहाल रोका हुआ है। अर्नब जी, क्या वजह है? सेबी ने तो यहाँ पर कह दिया था कि जितनी बची हुई लिमिट है फंड हाउसेस की, क्योंकि अगर आपके पास रिडम्पशन हुए हैं और आपके पास लिमिट बची हुई है, तो आप एक बार फिर से अंतर्राष्ट्रीय स्कीम्स में निवेश की शुरुआत कर सकते हैं। शुरू करने के बाद फिर से निपॉन इंडिया ने जो है इन इंटरनेशनल स्कीम्स में अपने निवेश को रोक दिया। जी, हमें समझना होगा ये कि जो सेबी की गाइडलाइंस है वो क्या कहती है एग्जैक्टली, क्योंकि उसी में जवाब है ये पूरे प्रश्न का कि फिर क्यों रोक दी गई। जब सेबी ने पहली बार रोक लगाई थी तब उन्होंने कहा था कि ओवरऑल जो 7 बिलियन का जो म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री का लिमिट है वो नियरली पूरा हो चुका है, इसीलिए आप सब रोक दीजिए। जब थोड़े समय पहले वापस परमिशन दी गई कि म्यूचुअल फंड्स वापस से इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट एक्सेप्ट कर सकते हैं, तब उन्होंने ये कंडीशन रखी थी कि जितना रिडेम्पशन आपके फंड्स में हुआ हो और कॉर्पस कम हुआ हो बिकॉज ऑफ द रिडेम्पशन, उतने अमाउंट तक आप नया इन्वेस्टमेंट ले सकते हैं। तो अब इसके चलते निपॉन इंडिया ने ऑब्वियसली अपने फंड्स में निवेश शुरू कर दिया। और अब क्या हुआ है कि फ्लोज वापस शुरू होने के बाद ये जो लिमिट कम हुई थी वो वापस पहले के लेवल तक पहुंच गई है, तो इसीलिए फंड हाउस ने वापस इसे रोक दिया है। तो मेरा मानना है कि क्योंकि इंटरनेशनल फंड्स में बहुत रिडेम्पशन नहीं हुआ होगा, तो
हम देखेंगे कि शायद दूसरे फंड हाउसेज जिन्होंने वापस शुरू किया था वो भी शायद एक बार उनको जब लिमिट वापस हिट हुए तो वो रोक लेना पड़े। इसीलिए निवेशक को ये ध्यान में रखना है कि क्या वो निवेश कर सकते हैं और कब तक कर सकते हैं, क्योंकि वापस एक बार फिर से एटलीस्ट निपॉन इंडिया के फंड्स में निवेश आप नहीं कर सकते। जीवन जी, तो क्या निपॉन इंडिया ने जो कदम उठाए हैं बाकी फंड हाउसेज भी आने वाले वक्त में ऐसे कदम उठा सकती हैं? कविता डेफिनेटली हो सकता है, क्योंकि जैसा पता था कि सेबी ने लिमिट कुछ नहीं बढ़ाया है, लिमिट उतनी ही थी। सेबी ने सिर्फ ये कहा था कि 1 फरवरी के बाद आपकी जो भी आपने अगर स्टॉक सेल किए हैं, आपके पास जो विड्रॉल हुए हैं, उतनी लिमिट तक अगर आपके पास अवेलेबल है तो उतने आप चाहें तो उतनी आप फ्रेश सेल कर सकते हैं। तो जैसे जैसे फंड हाउसेज जो एक्सेप्ट कर रहे हैं, आपने देखा है कि कुछ फंड्स ने पैसे एक्सेप्ट ही नहीं किए, क्योंकि उन्हें लगता था कि हमारे पास कोई भी ऐसा मार्जिन नहीं है कि हम फ्रेश पैसा ले सकें। और जिन फंड्स ने ऑलरेडी ऐसा कहा है कि हम पैसा ले रहे हैं, डिपेंडिंग ऑन कितना लिमिट है उनके पास, उतने समय तक लेंगे। और जब उनको लगेगा कि वो लिमिट तक वहां पहुंच रहे हैं, जैसा निपॉन ने किया, तो जाहिर सी बात है कि बाकी फंड भी उन जो स्कीम्स है जहां पे वो सेल कर रहे हैं फ्रेश, अभी वहां पे बंद हो सकती है। ऑलराइट, चलिए, तो ये समझाए इस बात के पीछे कि निपॉन इंडिया म्यूचुअल फंड ने क्यों अंतर्राष्ट्रीय स्कीम्स में फिलहाल निवेश को रोक रखा है, लेकिन इसके अलावा आपके पास बाकी कुछ विकल्प हैं जहां पर आप अंतर्राष्ट्रीय बाजार में निवेश कर सकते हैं। बहरहाल सवालों के सिलसिले की ओर हम बढ़ेंगे और हम दर्शक को फोन लाइन पे लाने की कोशिश कर रहे हैं। अंकित शिंदे का सवाल अब मैं लूंगी। अंकित जी नमस्कार, बताएं क्या सवाल है आपका? नमस्कार, मैं अंकित शिंदे बोल रहा हूँ मुंबई से। मेरी एज है 30 और मेरा जो एनुअल इनकम है वो मंथली 1 लाख के आसपास है। तो मैं चाहता हूँ कि अराउंड 20,000 पर मंथ में म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करूँ, लेकिन जो म्यूचुअल फंड में फंड सिलेक्शन करूँगा वो किस तरीके का होना चाहिए, या फिर उसका जो अमाउंट का रेशियो मैं कैसे मतलब करूँ, वो ये पूछना था मुझे। ये सब हम आपको तब बता पाएंगे जब हमको ये पता होगा कि आप इन्वेस्टमेंट क्यों करना चाहते हैं। ओके, तो वैसे तो स्पेसिफिकली मेरा कोई मतलब इंटेंशन है, जैसे लाइक मतलब जैसे कोई पेंशन प्लान के लिए करते हैं, मैं बस चाहता हूँ कि 10 साल मिनिमम 10 साल तक मैं ये इन्वेस्ट करूँ और 10 साल के बाद मुझे कुछ अच्छा उससे रिटर्न मिले, इसलिए करना चाहता हूँ मैडम। तो अच्छे रिटर्न्स में आप 10 साल के बाद कितना पैसा चाहते होंगे? कोई फिगर आपके दिमाग में है या कोई जरूरी काम जो आपको लगता है कि 10 साल में मुझे करना है और मुझे उसके लिए इतनी राशि की जरूरत पड़ेगी, कुछ ऐसा है आपके ख्याल में? बिल्कुल, मैं चाहता हूँ कि 10 साल के बाद मैं मतलब मुंबई में कोई प्रॉपर्टी खरीदूं, जैसे घर खरीदूं, तो उसके लिए मुझे कम से कम 80 लाख to 1 करोड़ तक का मतलब मुझे अमाउंट में इकट्ठा करना चाहता हूँ। चलिए, अब इस 1-1.5 करोड़ के लक्ष्य के लिए हम आपको बताएंगे कि 20,000 रुपए क्या आपको निवेश करने चाहिए या नहीं। आप पहली बार कर रहे हैं म्यूचुअल फंड में निवेश? चलिए, अर्नब जी बताएं किस तरह से इनका घर का सपना 10 साल के बाद, मुंबई में ये घर का सपना देख रहे हैं। वैसे दाद देनी पड़ेगी, यहाँ पर सबसे महंगा शहर है और इसीलिए बहुत जरूरी है आप सही तरीके से प्लान करें, और इसीलिए आपने सही प्लेटफॉर्म पर अपना सवाल पूछा है। अर्नब जी बताएं कैसे 20,000 रुपए 10 साल के लिए क्या काफी होंगे अगर 1.5 करोड़ रुपए का टारगेट अंकित का हो तो? जी, अगर हम देखें तो उनका जो गोल है वो 10 साल के लिए है, यानी कि एक लॉन्ग टर्म गोल है। तो इसको अचीव करने के लिए वो इक्विटी का सहारा ले सकते हैं, और क्योंकि वो 20,000 पर मंथ का निवेश करना चाहते हैं तो उसमें एक अच्छा डाइवर्सिफाइड इक्विटी पोर्टफोलियो जिसमें 5 और म्यूचुअल फंड की स्कीम हो इक्विटी ओरिएंटेड, वो शामिल कर सकते हैं। अब प्रश्न आता है कि क्या इससे 1.5 करोड़ का लक्ष्य हासिल होगा? तो ये जो 20,000 क्या अमाउंट है उससे 1.5 करोड़ 10 साल में डिफिकल्ट है अचीव करना, क्योंकि अगर हम मान लीजिए कि 12% पर एनम का भी रेट ऑफ रिटर्न देते हैं तो अमाउंट जस्ट अबाउ 50 लाख आएगा। तो एक शॉर्टफॉल जरूर होगा, लेकिन इसकी भरपाई करने के लिए ये 2 चीज कर सकते हैं। पहली चीज ये है कि आज वो 20,000 से शुरुआत कर रहे हैं, तो वो धीरे धीरे करके जितना हो सके ओवर द इयर्स रेगुलरली अपना निवेश बढ़ाते जाए, तो इससे ऑब्वियसली जो कॉर्पस भी बनेगा वो ज्यादा होगा। और दूसरी बात यह है, क्योंकि उनका गोल स्पेसिफिकली एक हाउस या घर खरीदना का है, तो घर खरीदने के लिए वो जो बाकी की रकम है जिसका थोड़ा शॉर्टफॉल आएगा उसको वो एक लोन भी ले सकते हैं,
और हाउसिंग के लिए जब हम कहते हैं कि आप लोन ले सकते हैं, तो ये एक अच्छी प्रकार की लोन है, क्योंकि उसमें दो चीज होती है। एक एसेट क्रिएट होता है, और दूसरा कि उसमें आपको टैक्स बेनिफिट भी मिलता है। तो दो तरह से आप उसका बेनिफिट ले सकते हैं। अब बात आती है कि अगर आपने 20,000 आज की तारीख में निवेश करना है, तो किस प्रकार के फंड्स आपके पोर्टफोलियो में होने चाहिए। मेरे हिसाब से एक मिक्सचर ऑफ फंड्स होने चाहिए। एक लार्ज कैप, एक लार्ज एंड मिड कैप, एक फ्लेक्सी कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप, ये सभी प्रकार के फंड्स अगर आप शामिल करते हैं तो उसमें इनके लिए अच्छा होगा। मेरा चॉइस ये है कि मेरा ये एसेट का लार्ज कैप फंड, कैनेरा रोबेको का इमर्जिंग एक्विटीज फंड, पराग परीख का फ्लेक्सी कैप फंड, कोटक का इमर्जिंग एक्विटीज फंड और निप्पॉन का स्मॉल कैप फंड, अगर ये मिक्सचर वो लेते हैं अपने पोर्टफोलियो में और इक्वल अमाउंट 20,000 का इसमें डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, तो वो एक अच्छी शुरुआत होगी। उम्मीद करते हैं कि आपने फंड्स का नाम नोट डाउन कर लिया हो, और अगर नहीं तो हमारा ये शो ना YouTube पर जाता है, तो आप वहां ये शो देखकर फंड्स के नाम नोट डाउन कर सकते हैं, और अर्नब जी की समझाइश को अगर वापस सुनना चाहते हैं तो आप सुन भी सकते हैं। लेकिन आगे बढ़ते हैं और एक अहम मुद्दे पर अब बात करते हैं। कैनेरा रोबेको ने अपने UAE के निवेशकों का जो निवेश है फिलहाल रोक दिया है, और ये उन्होंने किया है राष्ट्रीय सुरक्षा के चलते। हेमंत जी, हमें बहुत सारे दर्शक हैं जो UAE में देखते हैं और अपने सवाल हमसे पूछते हैं, उनके सवालों के जरिए ये चिंता भी सामने आई है। हमको बताएं कि कैनेरा रोबेको ने आखिर ये कदम क्यों उठाया है और किस तरह का कदम है ये? देखिए कविता, ये कैनेरा रोबेको म्यूचुअल फंड ने कदम उठाया कुछ दिन पहले। जो फाइनेंशियल एसेट टास्क फोर्स है, इसका बेसिकली ऑब्जेक्टिव है कि वो मनी लॉन्ड्रिंग और टेररिस्ट फंडिंग के ऊपर ध्यान दें। उन्होंने UAE को ग्रे लिस्ट में डाला है, यानी उसके ऊपर थोड़ी वॉच रखी जाएगी, थोड़े और टाइटर नॉर्म आएंगे। तो जाहिर सी बात है, क्योंकि वो UAE को अभी इन्होंने ग्रे लिस्ट में डाला है, तो उसके चलते कैनेरा रोबेको म्यूचुअल फंड ने डिसाइड किया है कि वो UAE से जो पैसे आते थे उनके फंड्स में, जो भी वो फिलहाल उन अपने फंड्स में वो वहां से पैसा नहीं लेंगे। उन्होंने कहा है कि वो इंटरनली इसको कुछ और थोड़ा असेस करके देखेंगे कि किस तरीके से इसको कंट्रोल किया जा सकता है या किस तरह के कदम वो आगे जाके लेंगे। बट फिलहाल उनका जो कारण है वो इसलिए है, जैसे मैंने कहा, कि फाइनेंशियल एसेट टास्क फोर्स ने UAE को एक ग्रे लिस्ट में डाला है। इसके लिए कैनेरा रोबेको म्यूचुअल फंड ने अभी फिलहाल अपनी स्कीम में UAE से पैसा नहीं ले रहे। बिल्कुल। अर्नब जी, कौन कौन सी स्कीम्स होगी ये, और जो निवेश रोका हुआ है क्या इसकी कोई अवधि है, कोई समय सीमा है कि कब तक रुका रहेगा? नहीं, देखिए, कैनेरा रोबेको की कोई भी स्कीम में आप या अगर UAE से निवेश करना चाहते हैं तो वो रोक दिया गया है। इसमें फंड्स सभी है, लेकिन जो मेन कैरेक्टरिस्टिक है वो ये है कि जो निवेशक है वो UAE से आता हो। यानी कि मान लीजिए कि आप US से एक उसमें ये फंड के स्कीम्स में निवेश करना चाहते हैं तो वो शायद कर सकते हैं, लेकिन UAE के निवेशक के लिए ये रोक लगा दी है, क्योंकि फंड एसेस करेगा कि उनको इंटरनली किस प्रकार की सिस्टम बनानी है ताकि ये जो UAE के फंड फ्लो है उस पे वो बराबर से मॉनिटरिंग कर सके। क्योंकि देखिए, जो FATF के रूल्स है उसमें जो जिम्मेदारी होती है वो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन पे आती है कि उनको रिपोर्ट देना है कि जब फंड्स आते हैं तो उन्होंने अपने वहां बराबर से एक सिस्टम बिठाई हुई है या नहीं। तो जब तक फंड या तो ये तय कर दे कि हम एक नई सिस्टम बिठा सकते हैं जिसमें फिर हम वापस से निवेश लेंगे, या वो कहे कि हम ये रिस्क नहीं लेना चाहते और नहीं लेंगे, तो ये डिसीजन तो वो फंड हाउस लेगा। लेकिन आप देखेंगे कि अलग अलग फंड हाउस अलग अलग देशों से जब पैसा आता है तो ये अप्रोच एडॉप्ट करता है कि जो सिस्टम उनके पास है, जितने वो कंफर्टेबल है और वो रेगुलेटरी अथॉरिटीज की डिटेल्स वो दे सकते हैं, उतने हिसाब से ही वो इन्फ्लोज ले रहे हैं। हेमंत जी, क्या यही कदम बाकी फंड हाउसेस भी उठा सकते हैं? और दूसरा सवाल ये होगा कि क्या आने वाले वक्त में अगर ये कड़ा बैन आ जाता है तो UAE के जरिए जो निवेश कर रहे हैं म्यूचुअल फंड्स में निवेशक, उनका क्या होगा? कविता, डेफिनेटली आई एम श्योर बाकी जो फंड हाउसेस हैं वो भी इसको कंसीडर कर रहे होंगे। कुछ समय बाद पता चलेगा कि कौन से फंड्स हैं जो इस पे कुछ एक्शन लेते हैं। लेकिन जहां तक
यूएई इन्वेस्टमेंट का सवाल है, क्लियरली जैसा मैंने पहले कहा कि जब तक वो नेशन ग्रे लिस्ट में है, और जैसा हमने बात की कि कैनरा रबर को इंटरनली अगर कुछ ऐसा मॉनिटरिंग का सिस्टम बनाते हैं कि वो प्रोसेस कर पाए, और क्योंकि अल्टीमेटली वो अगर वो रिस्पॉन्सिबल है उस पैसे को लाने में यहाँ पे, तो कहीं ना कहीं ये देखना होगा कि किस तरीके से आगे जाके ये पैन आउट होता है। बट ये बिल्कुल पॉसिबल है कि बाकी म्यूचुअल फंड भी इसको कंसीडर करें और आगे जाके देखें कि वहां पे भी कुछ रिस्ट्रिक्शन आए। चलिए झटपट एक दर्शक का सवाल ले लेते हैं, समय लगभग खत्म होने आया है। विजय कुमार साहब सवाल पूछना चाहते हैं। सर नमस्कार, आप 7 फंड में 32,000 की SIP कर रहे हैं, फंड के नाम हमारे पास हैं ऑलरेडी, बताएं आपका लक्ष्य क्या है? हाँ मैम, मेरा लक्ष्य ये है कि 5 साल में मुझे 40 लाख करना है। ठीक है, और 5 साल मैडम में आपको चाहिए 40 लाख रुपए, और इसके लिए आप जानना चाहते हैं कि आपके पास जो फंड है वो सही है या नहीं है। हेमंत जी बताएं। देखिए, जहां तक इनके फंड्स का सवाल है, मैं कहूंगा इन्होंने जो फंड चुने अपने कैटेगरी के काफी अच्छे फंड्स हैं, अच्छी बात है, इक्विटी से SIP में इन्वेस्ट कर रहे हैं। सिर्फ एक ही चेंज चाहूंगा कि इनके पास 2 स्मॉल कैप फंड है, एक एक्सिस स्मॉल कैप फंड है और एक SBI स्मॉल कैप फंड है। हालांकि अपने कैटेगरी में दोनों के दोनों फंड्स अच्छे हैं, बट मुझे लगता है कि उनमें से एक कोई भी फंड आप रखें और दूसरे को बंद करें, और जो आपका एक्सिस मिड कैप फंड जो है, जहां पे आप इन्वेस्टमेंट ऑलरेडी कर रहे हैं, वहां पे बाकी 2,000 रुपए इन्वेस्ट करें। तो जैसा मैंने पहले भी कहा था कि आई थिंक पोर्टफोलियो में रिस्क और रिवॉर्ड दोनों के ऊपर आपको ध्यान रखना है, और ये इंपॉर्टेंट है कि आपकी जो 3 सेगमेंट है मार्केट के, उनकी एलोकेशन जो है इस तरीके से हो कि आपका पोर्टफोलियो बहुत ज्यादा रिस्की ना हो। तो सिर्फ एक चेंज मैं चाहूंगा आपके पोर्टफोलियो में, अदरवाइज मुझे लगता नहीं कि आपकी किस इन्वेस्टमेंट से, अगर आप 5 साल का होराइजन है तो ये टारगेट पूरा होगा। डेफिनेटली आपको इन्वेस्टमेंट बढ़ाने की जरूरत होगी। ऑलराइट विजय कुमार जी, ऑल द बेस्ट आपके इन्वेस्टमेंट के लिए। लेकिन चलिए झटपट रुक कर लेते हैं निवेश के गुरु मंत्र की ओर, और अर्णव जी बताएं आपका गुरु मंत्र क्या है? हो तो उनको जब वो प्लानिंग कर रहे हैं तो उनको अपने एस्टिमेट्स में थोड़ा ध्यान रखना है, क्योंकि थोड़ा एक पेसिमिस्टिक या कंजर्वेटिव अप्रोच एडॉप्ट करना है। क्योंकि ऐसा होता है कि जब चीजें बराबर न जा रही हो तब सब कुछ गलत जाता है और आपका कोई निवेश काम नहीं करता। तो ये सब सिचुएशन के लिए तैयार रहने के लिए अगर आपने पहले से इसको एस्टिमेट किया हुआ है, मेंटली प्रिपेयर है, तो इस प्रकार की सिचुएशन को फेस करने में आसानी हो। हेमंत जी आपका गुरु मंत्र? कविता, मैं कहना चाहूंगा कि जब भी अपना इन्वेस्टमेंट प्रोसेस करें उससे पहले रिस्क मैनेजमेंट पे ध्यान दें। और जब मैं रिस्क मैनेजमेंट की बात कर रहा हूं तो मैं 3 एस्पेक्ट की बात कर रहा हूं। इंश्योर कीजिए कि आपका लाइफ इंश्योरेंस कवर एडिक्वेट है, आपका हेल्थ इंश्योरेंस कवर एडिक्वेट है, और तीसरा इंपॉर्टेंट चीज, आपके पास इमरजेंसी फंड हो, वो इतना बड़ा हो कि एटलीस्ट 6 से 9 महीने के एक्सपेंसेस या जितनी भी आपकी कमिटमेंट है उसको पूरा कर सके। इसका सबसे बड़ा फायदा ये है कि जब आप लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करते हैं, किसी भी तरह की अगर कुछ एक्सीडेंसी होती है या कुछ तरह का मिसहैप होता है, तो आपके इन्वेस्टमेंट प्रोसेस को अनइंटरप्टेडली कंटिन्यू किया जा सकता है। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आप दोनों का, समय निकाला, दर्शकों की फाइनेंशियल प्लानिंग आज आपने करवाई शो के जरिए। और इसी के साथ आज के शो में मुझे भी इजाजत दें, लेकिन इस वादे के साथ कि जो नंबर अभी आपकी स्क्रीन पे आ रहा है वहां पर आप अपने सवाल हम तक पहुंचाते रहेंगे। व्हाट्सएप नंबर है, हमें इंतजार रहता है आपके सवालों का इस नंबर पर। नमस्कार।